हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर जनन तंत्र। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यह जो टॉपिक है आपको याद हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। एकदम यह जो टॉपिक है आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाएगा, आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, आसानी से उस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का यह जो टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नर जनन तंत्र इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में, नीट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नर जनन तंत्र इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, जैसे वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां। इनके समूह को ही क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं। और नर जनन तंत्र में नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? ये देखिए, ये है आपका नर जनन तंत्र। चित्र आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में चित्र बनाने के लिए आता है। मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में से कोई ना कोई एक जरूर आपके परीक्षा में चित्र बनाने के लिए आएगा, इसलिए आप चित्र को जरूर तैयार कीजिए। तो चलिए समझिए ध्यानपूर्वक कि ये जो नर जनन तंत्र होता है, इस नर जनन तंत्र में कई अंग शामिल होते हैं, जैसे मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, वृषण, ठीक है, मलाशय, कई अंग शामिल होते हैं। उन अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। एक मुख्य अंग, दूसरा सहायक अंग और तीसरा सहायक ग्रंथि। आपको समझ में आया कि नवजनन तंत्र में अनेक अंग सहायक होते हैं। उन अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य अंग जिसके अंतर्गत वृषण आता है, सहायक अंग जिसके अंतर्गत अधिवृषण, शुक्र वाहक नलिकाएं, सस्खलन नलिका, वृषण कोश आता है। इसके अलावा जो सहायक ग्रंथि है, इसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, कॉपर ग्रंथि आती है। यहाँ देखिए, ये जो वृषण है जो कि नर जनन तंत्र का मुख्य अंग होता है, ये यहाँ पर है। कहाँ है? यहाँ है। ये हो गया वृषण। समझ में आ गया? अगर हम सहायक अंग की बात करते हैं तो सहायक अंग में पहला है अधिवृषण। अधिवृषण कहाँ है? अधिवृषण आप देखेंगे तो ये जो वृषण का यहाँ छतरी नुमा संरचना होती है, इसे कहते हैं अधिवृषण। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है मेरी बात को? आप ध्यानपूर्वक समझिए। क्लियर है? ये देखिए, सहायक अंग में आता है शुक्राशय। तो शुक्राशय कहाँ है? शुक्राशय ये जो हिस्सा है ये होता है शुक्राशय। तो आपको डायग्राम तैयार कर लेना है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। ये है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य यानी कि प्राथमिक अंग के बारे में। नर जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृषण। इस वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जो कि नर युग्मक होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। नोट करेंगे, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये है देखिए वृषण। अलग से हम वृषण को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये वृषण होता है थैलीनुमा संरचना, लटका हुआ भाग होता है। नर जनन तंत्र का जो थैलीनुमा लटका हुआ भाग होता है उसे वृषण कहते हैं। इसी वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। समझ में आया कि जो वृषण होता है ये कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में पाए जाते हैं। और इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है? थैलीनुमा होती है। कैसी होती है? थैलीनुमा लटकी हुई होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। यानी कि नर में जो वृषण होते हैं
ये 2 की संख्या में उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी यानी कि 2 की संख्या में उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वृषण कोश की। तो वृषण कोश में क्या स्थित होता है? वृषण। याद रखेंगे, भूलिएगा मत। वृषण कोश में क्या स्थित होता है? वृषण। ठीक है। वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसे वृषण कोश कहते हैं। मैंने क्या बताया कि जो वृषण होता है यह वृषण कोश में उपस्थित होता है। और वृषण कोश की जो संरचना होती है कैसी होती है? थैलीनुमा होती है। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो वृषण होता है ये शरीर के बाहर क्यों स्थित है, उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, तो आप कहेंगे कि जो वृषण का तापमान होता है यह तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसलिए जो वृषण होता है वृषण कोश में स्थित होता है। और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु के निर्माण के लिए, शुक्राणु के परिपक्वन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है शरीर के तापमान की तुलना में। जैसे शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वृषण का तापमान कितना होगा? 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है वृषण का। अगर बराबर तापमान होगा ना तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु का परिपक्वन नहीं होगा। यानी कि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है शरीर के तापमान की तुलना में। तो आपको समझ में आ गया। मुख्य नर जनन तंत्र का जो मुख्य जनन अंग है वृषण, उसके बारे में आपको समझ में आ गया कि जो वृषण होता है इस वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर है। और एक बात और याद रखेंगे, जो वृषण होता है इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है जो कि शुक्राणु के परिपक्वन में मदद करता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीयक जनन अंग, नर जनन तंत्र का जो द्वितीयक जनन अंग हैं जिन्हें सहायक अंग भी कहते हैं, सहायक जनन अंग भी कहते हैं। इनमें कई अंग आता है। मुख्य जनन अंग में केवल एक अंग वृषण, लेकिन द्वितीयक जनन अंग में जिन्हें सहायक जनन अंग कहते हैं इसके अंतर्गत अधिवृषण आता है, शुक्रवाहक नलिका आती है, शुक्राशय आता है, मूत्र मार्ग आता है, शीशन आता है, मतलब कई अंग आते हैं। तो चलिए डिटेल में थोड़ा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अधिवृषण। अधिवृषण कहाँ है? ध्यान से देखेंगे। ये जो हिस्सा है वृषण के ऊपर, ये जो हिस्सा होता है ये आपका क्या है? अधिवृषण। ये क्या है? अधिवृषण। ठीक है। शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो आपको याद रखना है ये जो अधिवृषण है, अधिवृषण में शुक्रवाहिकाएं, जो वृषण से शुक्रवाहिका निकलती है ये अधिवृषण में खुलती है। यानी कि वृषण से एक नलिका निकलती है जो कि अधिवृषण में खुलती है और अधिवृषण में उन्हीं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा शुक्राणु पहुँचते हैं और अधिवृषण में ही शुक्राणुओं का क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। और जो अधिवृषण की संरचना होती है ये कॉमा कलर की होती है। ये देख रहे हैं कॉमा, इंग्लिश में जो कॉमा होता है उसके जैसी होती है। कॉमा नुमा संरचना होती है अधिवृषण की। और ये 6 मीटर लंबा होता है। अधिवृषण क्या होता है? बहुत पतला, 6 मीटर लंबा होता है। ये भी आप याद रखेंगे, अधिवृषण 6 मीटर लंबा होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा द्वितीयक अंग है, शुक्रवाहक नलिका। अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती हैं। ये जो शुक्रवाहक नलिका होती है। ठीक है।
ये अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, अगला जो द्वितीयक जनन अंग है सस्खलन नलिका। उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है। यह दोनों मिलकर एक सस्खलन नलिका कहलाती है। यानी कि ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये है सस्खलन नलिका, ये है आपका सस्खलन नलिका, जो कि आगे मूत्र मार्ग में जुड़ जाती है। ठीक है। सीसन की बात करते हैं तो यह बाह्य जनेंद्र है, यानी कि ये बाहरी अंग है। मूत्र नलिका सीसन के रास्ते बाहर खुलती है। ये मूत्र नलिका है जो इसी के माध्यम से बाहर खुलती है। मूत्र नलिका का कार्य क्या होता है? वीर्य और मूत्र दोनों का परिवहन करना, यानी कि इसी मूत्र नलिका के द्वारा वीर्य और मूत्र बाहर निकलते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला जो द्वितीयक जनन अंग है, द्वितीयक सहायक जनन अंग है शुक्राशय। यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुक्राणु का अधिकांश भाग कौन बनाता है, तो आप कहेंगे शुक्राशय बनाता है। ठीक है, लगभग 60% भाग। ये कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय के पीछे। यहाँ देखेंगे, ये है आपका मूत्राशय। इसके पीछे ही ये हिस्सा क्या है? शुक्राशय। और यही जो शुक्राशय है शुक्राणु का अधिकांश भाग बनाता है। ठीक है, अधिकांश भाग बनाता है 60%। तो आपको याद रखना है किसके बारे में? अधिवृषण के बारे में, शुक्रवाहक नलिका के बारे में, सस्खलन नलिका के बारे में, सीसन के बारे में, मूत्र नलिका के बारे में और शुक्राशय के बारे में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला जो द्वितीयक जनन अंग है, जिसके अंतर्गत सहायक ग्रंथियाँ आती हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाती है। यानी कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये वीर्य का 20 से 25% भाग बनाती है। कॉपर ग्रंथि की बात करते हैं तो इसका श्रावण सीसन में स्नेहन का कार्य करता है। यह एक जोड़ी होती है, यानी कि कॉपर जो ग्रंथि होती है ये एक जोड़ी होती है। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये शुक्राणु को सक्रिय बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? शुक्राणु को सक्रिय बनाती है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि मिल जाएगी। ये क्या है? यहाँ क्या है? ये जो हिस्सा है ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, आगे सुनिएगा। टेस्टोस्टेरोन यह नर हार्मोन होता है। मैंने आपको क्या बताया था? वृषण के बारे में आपको बताया था। वृषण जो कि मुख्य जनन अंग होता है नर जनन तंत्र का। इसी वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है यह नर हार्मोन्स कहलाता है। ये अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। और यह जो अंतराली कोशिका है ये वृषण में ही पाई जाती है। यह नर जनन अंग के विकास और शुक्राणु के परिपक्वन में सहायक होता है। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये शुक्राणु के परिपक्वन में सहायता करता है, नर जनन अंग के विकास में भी सहायता करता है। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका पूरा नर जनन तंत्र। तो आपको इन्हीं पॉइंट को नोट कर लेना है। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र।